गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 22/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से उस पर ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 90 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आज का हम टारगेट रखते हैं यह 100 सब्सक्राइबर तक पूरा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए तथा पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे मरुस्थल प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया? अब मरुस्थल प्रदेश में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? अगर आपने मेरी मरुस्थल से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन्हें जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मैंने एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ समझा रखा है। चारों के चारों भौतिक भाग मैंने एक चार्ट के माध्यम से कवर करवा दिए थे, जिसमें मरुस्थल कितने क्षेत्र में फैला हुआ है तथा निम्न कितने जिलों में फैला हुआ है, यहाँ की जलवायु कैसी है और उसके साथ साथ यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझा रखी है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। जैसे मरुस्थल यह 12 जिलों में फैला हुआ है, अरावली 13 जिलों में फैला हुआ है और इसी के साथ हमारा पूर्व का मैदान यह 10 जिलों में फैला हुआ है और अंत में दक्षिणी पठारी भाग यह 7 जिलों में फैला हुआ है। इसके संदर्भ में इनका क्षेत्रफल भी कई बार पूछा जाता है। जैसे मरुस्थल राजस्थान के 61.11% भाग में फैला हुआ है तथा अरावली 9% भाग में फैला हुआ है और उसके साथ में पूर्वी मैदान यह 23% भाग में फैला हुआ है और दक्षिणी व पूर्वी पठारी भाग यह 7% भाग में फैला हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर पर्टिकुलर जिला पूछा जा रहा है तो आपको वो 12 जिले का नाम याद होना चाहिए। मैंने उन वीडियो में सभी समझा रखा है। तथा अरावली भी हमारे कौन कौन से 13 जिलों में है, सिरोही से स्टार्ट होती है और झुंझुनू में खत्म होती है। सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा रखी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही यह पश्चिम का एकमात्र ऐसा जिला है जिसे मरुस्थल में नहीं शामिल किया गया है। तब इसे किस में शामिल किया गया है? तो इसे अरावली की पर्वतमाला में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया? अरावली में इसे शामिल किया गया है। जबकि जैसलमेर, झुंझुनू और जालोर यह तीनों जिले हमारे मरुस्थल प्रदेश में आते हैं। अब यहीं से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, तथा उसके साथ साथ कुछ जनसंख्याओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे बेसिक आज कवर कर लीजिए। जैसे मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो जैसलमेर जिला, इसी के साथ सबसे छोटा जिला पूछे तो झुंझुनू जिला। ये दोनों चीज़ें आप कहीं पर नोट कर लीजिए। बीएसटीसी वाले तथा पीटीईटी वाले इस प्रश्न को ध्यान से नोट, इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने पास कहीं नोट करके रखिए। और जनसंख्या से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला आएगा जोधपुर और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आएगा हमारा जैसलमेर। इसी के बाद एक जनघनत्व से भी प्रश्न पूछा जाता है। जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो झुंझुनू जिला यह जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। यह जो हमने बात की है यह मरुस्थल के अकॉर्डिंग की है, ना कि राजस्थान के अकॉर्डिंग। अगर राजस्थान के अकॉर्डिंग करेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा आ जाएगा? आप सभी को पता ही होगा, जयपुर हमारी राजधानी। तथा सबसे कम वाला जिला कौन सा आएगा? जैसलमेर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है तथा मैंने बेसिक वीडियो जब बताई थी आप लोगों को वहाँ पे सारी चीज़ें समझा रखी है। आप मरुस्थल को एक बार ज़रूर देखिए। इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए और अंत में इसे एक लाइक ज़रूर कर देना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक भाग में स्थित है? डांग क्षेत्र से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर जिलों के आप नाम बता सकते हो मुझे, डांग क्षेत्र वाले कौन कौन से हैं तथा ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी दक्षिणी पठारी भाग में? नहीं, बिल्कुल गलत। थोड़ा ध्यान से पढ़िए। डांग का क्षेत्र पूछा है, यह पूर्वी मैदानी के भाग में स्थित है। इसी प्रकार आपको पेपर में भी थोड़ा कंफ्यूज किया जाता है। अब पर्टिकुलर जिलों को आप याद रखते हो तो उन जिलों की स्थिति भी आपको याद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने हाउ टू लर्न राजस्थान मैप वाली एक वीडियो बना रखी है, जिसमें हमें राजस्थान का मैप किस प्रकार से याद करना चाहिए तथा मैप के सहायता से हम जिलों की स्थिति को भी अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है? अब राष्ट्रीय राजधानी मतलब एनसीआर। एनसीआर मतलब दिल्ली के पास वाला। जयपुर? नहीं, बिल्कुल गलत। जयपुर तो नहीं, जयपुर हमारी राजधानी है। दिल्ली राजधानी का हिस्सा कौन सा है? अलवर जिला यह दिल्ली राजधानी का हिस्सा है। थोड़ा सा ध्यान रखिए इन प्रश्नों पर, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप कहीं पर नोट करते चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका प्रश्न है और इसके जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इनसे भी रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे गिरवा आया तो गिरवा किन पहाड़ियों को कहा जाता है? गिरवा उदयपुर जिले से संबंधित है। उदयपुर जिले को जो तश्तरी नुमा पहाड़ियों ने घेर रखा है उन्हें गिरवा कहा जाता है। तथा भाकर
भाकर कहाँ पर स्थित है? भाकर यह सिरोही की कटी फटी पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और छप्पन की पहाड़ियाँ आप सभी को याद होगी। छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? यह पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों में ही हल्देश्वर की एक पहाड़ी है जिस पर कौन सा किला बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने दुर्गों में आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। और इसे सीकर जिले में मालखेत की पहाड़ियाँ कहा जाता है। जब आपको सभी ऑप्शन अगर अच्छे से याद होंगे तब आप ऑटोमेटिकली ऑप्शन को काट के भी आंसर निकाल सकते हो। इसीलिए अपनी तैयारी को उस प्रकार से रखिए कि अगर आपको कभी राइट आंसर नहीं पता हो फिर भी आप ऑप्शन को काट के अपना आंसर खुद ब खुद निकाल सको। इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगर हम और जोड़ें छप्पन की पहाड़ियाँ, बाड़मेर, बाड़मेर से बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, सिवाना, तथा आप मुझे बताओ बाड़मेर यह किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? और पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है ना, या नहीं बनाता? अगर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है तो कितनी सीमा बनाता है ये भी कमेंट करके बताओ। तथा उसके साथ साथ बाड़मेर में ही हमने कुछ झीलों से संबंधित बातें की थी। कौन सी झील पड़ी थी हमने बाड़मेर में? पंचपदरा झील, ये बाड़मेर में ही स्थित है ना, या फिर कहीं और जगह पे स्थित है? और पंचपदरा झील यह राजस्थान की तथा भारत की भी सबसे लवण्यवती वाली झील है। इसमें नमक सबसे शुद्ध पाया जाता है, जिसमें 98% की मात्रा होती है NaCl की। किसकी मात्रा होती है? NaCl की मात्रा 98% तक होती है। अगर आप लोगों ने मेरी झीलें वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि वहां पर आपकी खारे पानी की झीलों से संबंधित सारी जानकारी क्लियर होती जाएगी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ऊंचाई से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए मतलब क्या है? इस प्रश्न का मतलब ऐसा है कि सबसे नीचे जो चोटी आनी चाहिए वह आनी चाहिए सबसे बड़ी, फिर उसके बाद आएगी उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। मतलब ऊंचाई से बढ़ते क्रम में ऐसे हमें जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी चोटी आ जाएगी? राजस्थान की सबसे ऊंचली चोटी जो है यह गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर की उसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पर ऊंचाई से बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहला जो आएगा यह निचली वाली आएगी, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली। हमें इस प्रकार से लगाना है। तो सबसे पहले हमारी आ जाएगी जगरा पहाड़ी, उसके बाद आएगी हमारी, उसके बाद आएगी दिलवाड़ा पहाड़ी, तथा उसके बाद शेर पहाड़ी, और अंत में हमारी आएगी गुरु शिखर पहाड़ी। अब इन सभी पहाड़ियों की ऊंचाई आपको याद रखनी है। शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597, आप इसे ईस्वी सन समझकर याद कर सकते हो। तथा दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? यह है 1442। कितनी है? 1442 यह है। तथा जगरा की आपको याद रखना है, जगरा पहाड़ी 1431। और मुझे बताओ जगरा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? अगर आप लोगों ने अच्छे से इतिहास पढ़ रखा होगा, दुर्गों से संबंधित जानकारी आप लोगों ने अच्छे से ले रखी होगी, तब आपको यह प्रश्न बहुत ही आसान लगेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पुरवैया क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, BSTC वाले इसे कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यह राजस्थान पुलिस, पटवार ऐसी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यह रखा है। तो पुरवैया मतलब होता है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपको शीतकाल में होने वाली वर्षा पूछ लेता तब हम आंसर लगाते मावट। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होगी। मावट से संबंधित मैंने बहुत सारी जानकारी आप लोगों को बताई है। किस कारण होता है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होता है। तथा राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में यह वर्षा होती है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तथा यह कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है ये बता देता हूँ। यह रब्बी की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहा जाता है। रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मेरा अभी जैसे ही राजस्थान की वन्य जीव का टॉपिक खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों को कृषि से संबंधित भी जानकारी देने वाला हूं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हमारी जानकारियां कंप्लीट हो चुकी है वनों तक, जिसमें हमने खिजड़ली तथा पलाश और उसके साथ साथ बहुत सारे वन थे जिनसे हमने बात कर ली। तथा कल की वीडियो में हमने राजस्थान की घासे से संबंधित भी बात कर ली, जिसमें सेवण घास, दामन घास, एचा घास, बूर घास, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, वहां से भी आपके टॉपिक बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। और हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के वन्य जीवों से संबंधित, जिसमें मैं आपको 26 अभयारण्य सभी के सभी अभयारण्य बताने वाला हूं। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। तथा इसके बाद हम राजस्थान की कृषि से संबंधित भी बात करेंगे। मैं आपको पूरा राजस्थान का भूगोल एकदम फ्री में पढ़ाने वाला हूं। बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि चीज़ें अच्छे से पढ़ानी है, तो कम से कम 1.5 से 2 महीने लगता है इन सभी चीज़ों को पढ़ाने के लिए। तो आप बस मेरा सहयोग करिए तथा जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है। अब आपको दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पूछा गया है घोड़े की नाल की आकृतियां वाली पहाड़ी, तो ये पहाड़ियां रामगढ़ बाड़ा वाले क्षेत्र में स्थित हैं। अगर यहीं पर सिर्फ प्रश्न पूछा जाता कि घोड़े के नाल के समान दिखने वाला जिला कौन सा है, मैंने आपको बहुत सारे जिलों की जानकारी दी है, जिसमें वह जिले किसी निम्न आकृति के समान दिखते हैं। जैसे सुराई के समान दिखता है हमारा जयपुर जिला, तथा उसी के बाद राजस्थान के समान दिखता है हमारा टोंक जिला, और त्रिभुजाकार के जैसे दिखता है हमारा
अजमेर जिला, और उसी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि आयत के समान दिखने वाला जिला कौन सा है, यह है भीलवाड़ा जिला। और जब प्रश्न आ ही गया कि घोड़े की नाल के समान दिखने वाला जिला कौन सा है, तो यह है हमारा चित्तौड़ जिला। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है। एक बार डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो पड़े हैं उन सभी को भी देखिए। तथा मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हड्डी के समान कौन सा जिला दिखता है, व कंगारू के समान कौन सा जिला दिखता है, बतख के समान कौन सा जिला दिखता है, और धनुष के जैसे, चाप के जैसे यह कौन सा जिला दिखता है। मेरे पास समय की कमी होने के कारण मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 15 ही प्रश्न रखता हूं, लेकिन मैं बातों बातों में आपसे 15 के साथ साथ और 25 प्रश्न पूछ लेता हूं। तो हम पूरे दिन में लगभग 25 से 30 प्रश्न सॉल्व करते हैं। और इतने प्रश्न अगर आप रेगुलर सॉल्व करते हो, रेगुलर इन्हें समझकर अपने पास कहीं नोट करते हो, तो आपकी तैयारी में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे आप लोगों को। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? अब झालावाड़ जिले की स्थिति आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम राजस्थान का मैप बना ले और इस मैप को 4 भागों में काट लें, तो झालावाड़ जिला यह हाड़ौती के भाग में आता है। और हाड़ौती भाग में हमारे दक्षिणी भाग में आती है ना, यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिणी भाग में नहीं, बिल्कुल भी गलत। दक्षिणी पूर्वी भाग में यह भाग आता है, दक्षिणी पूर्वी की ओर यह भाग आता है हमारा हाड़ौती का भाग, जिसमें निम्न 4 जिले स्थित हैं। और कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ यह किन राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। बूंदी अन्य किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता। तथा और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, जैसे कि पूर्वी वाला जिला अगर आप लोगों से पूछे तब हम बताएंगे हमारे पूर्व वाला जिला है धौलपुर, और यही पश्चिम वाला जिला अगर पूछ ले तब हम बताएंगे पश्चिम वाला जिला है जैसलमेर। पूर्व जिला जो धौलपुर है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, और पश्चिम वाला जिला जो जैसलमेर है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और राजस्थान में पिछले वर्ष एक प्रश्न पूछा गया कि जैसलमेर जिला यह धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है, तो यह 12.66% बड़ा है। और इन दोनों का क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है इन दोनों की क्षेत्रफल। मैंने मेरी वीडियो में बता रखा है, आप लोग पिछली वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तथा अगर आपको किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों जिलों का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं, जैसलमेर का 3034 है और धौलपुर का 38401 है। दोनों में से बताओ कौन किसका जिला है, क्योंकि मैंने गलत बताया और इस चीज़ को सही आप लोग बताने वाले हो। मैं बस यही चेक कर रहा हूँ आप कहीं रट्टा तो नहीं मार रहे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अब अरावली पर्वतमाला में कौन सा किला नहीं आता? जैसे ये किलों के नाम दिए गए हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किले किस जिले में स्थित है। फिर हम इस पर सोच सकते हैं कि अरावली वालों जिलों में यह किला तो नहीं आता। अरावली 13 जिलों को कवर करती है। मैंने आप लोगों को बता रखे हैं अरावली के 13 जिले कौन कौन से हैं। क्या कह रहे हो, एक बार वापिस बताऊं? चलो मैं जिले तो बता दूंगा, लेकिन एक लाइक जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सुनिए अरावली के 13 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले यह सिरोही से स्टार्ट होती है, लेकिन हमने इसे कैसे याद रखा था, हमने इसे उल्टे क्रम में याद रखा था। जैसे ये सिरोही से स्टार्ट होती है और झुंझुनू में खत्म होती है, तो हमने इसे झुंझुनू से सिरोही तक खत्म किया था। हमने पहला जिला झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, ये इन 4 जिलों का एक सेट बनाया था। तथा इसके बाद हमने याद किया था नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, यह 4 एक जिलों का सेट बनाया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिला। फिर हमारा एक जिला और छूट जाता है, यह पाली जिला। 4-4 के सेट बना लो, 4 त्रिक 12, और ये एक जो जिला छूटा था 13 जिला। इस प्रकार से याद करिए। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। तथा गागरोन का किला यह झालावाड़ जिले में स्थित है। और अभी आपने 13 जिलों का नाम सुना, झालावाड़ कहीं नाम आया इसमें? बिल्कुल भी नहीं। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है, ये बिल्कुल आता है राजसमंद अरावली में। चित्तौड़गढ़ के किला यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मुझे बताओ ये किन नदियों के संगम पर स्थित है? तथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, यह किस पठार पर बना हुआ है? तो मेसा के पठार पर बना हुआ है। लेकिन यहीं पर आपको अगर एक और प्रश्न पूछ ले कि यह किस पहाड़ी पर बना हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे इस पहाड़ी का नाम तथा ये किन नदियों के संगम पर बना है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। और चित्तौड़ से हमें याद रखना है, चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 में हुआ, तथा चित्तौड़ का दूसरा शाखा और चित्तौड़ का तीसरा शाखा, टोटल 3 शाखे हुए हैं। दूसरे शाखे में राजा थे विक्रमादित्य, तथा तीसरे शाखे में राजा थे हमारे उदय सिंह। और इन दोनों का आप मुझे सन बताओगे कि दूसरा कब हुआ और तीसरा कब हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? अब तक आपने ऐसा प्रश्न बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, मुझे पता है, क्योंकि यह प्रश्न कहीं से रटे हुए नहीं हैं। यह प्रश्न सारे के सारे लॉजिकल वाले प्रश्न हैं। आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए तथा नदियों की स्थिति भी आपको याद होनी चाहिए। मैंने सभी की सभी नदियाँ आपको एक ड्राइंग के माध्यम से समझाई है कि उस नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है, यह नदी कहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है, सारी चीज़ें मैंने आपको ड्राइंग के माध्यम से समझाई है।
अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तथा मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि उन प्लेलिस्ट को अरेंज कर लूँ, तो आपको बस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, फिर आप सारी वीडियो को एक साथ ही देख सकते हो। बात करते हैं, यह पूर्वी वाली जो नदियां हैं इनका अधिकांश भाग यह बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। बिल्कुल सही है ना, बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। जैसे आप मुझे बताओ चंबल कहाँ जाती है? बनास नदी तो चंबल में ही गिर जाती है। तथा बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद, और बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध, जो टोंक में बना हुआ है। किसने बनाया था? हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने, उन्हीं का नाम बिसल देवी भी रखा गया। तथा एक और जानकारी हमें याद रखनी है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पेयजल परियोजना चलती है जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कमेंट करके बताओ, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब यहीं पर नाम है अरब सागर। तो अरब सागर में जाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं राजस्थान की? मुख्यतः दो नदियां हैं जो अन्य अपनी सहायक नदियों को भी वहां पर लेके जाती है। उन मुख्य नदियों का नाम आपको याद रखना है, लूणी तथा माही नदी। यह दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी हैं। लूणी नदी की सहायक नदियों का नाम थोड़े अलग हैं, थोड़े डिफिकल्ट हैं, इसीलिए आपको इन्हें लिखकर याद करना पड़ेगा। जैसे जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी, जवाई, इस प्रकार के इनके नाम हैं। ये चीज़ों को आपको लिखकर याद करना पड़ेगा। और माही नदी को किस प्रकार से याद करना है? उल्टा यू बना लीजिए। तथा इसकी नदियाँ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें समझा रखी है, एक बार इन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उन वीडियो में मैंने स्पेशली इन्हीं के ऊपर बात की है, तो मैंने वहां पर आपको वो चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब जैसे पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं और जिलों के नाम दिए गए हैं, आप मुझे बताओ इसमें से गलत युग्म कौन सा है? छप्पन की पहाड़ियां बाड़मेर में है, बिल्कुल सही। त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में है। क्या लगता है आपको, त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में है? सोचो सोचो, जरा सोचो। मालखेत की पहाड़ी जालोर में है, बताओ जरा सा, मालखेत की पहाड़ी जालोर में है क्या? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को घुमाइए। तथा ऋषिकेश यह सिरोही में है, बिल्कुल सही। अब आ गया इन दोनों पे 50-50% का जुआ। अब आपको कोई ना कोई एक आंसर तो टिक करना ही है, क्योंकि आपने प्रश्न कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको बस चीज़ें याद नहीं आ रही। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ चीज़ें रोज़ पढ़ा करिए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़ा करिए। अब ये मालखेत की पहाड़ी हमने अभी पिछले ही प्रश्न में डिस्कस किया था, यह सिक्खर जिले में स्थित है। सिक्खर जिले में अरावली पर्वतमाला को स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। और त्रिकुट की पहाड़ी यह जैसलमेर में है, बिल्कुल राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यह सिक्खर जिले में स्थित है। प्रश्न को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगती, पूछा गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश, अलवर, भरतपुर, ये 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए रखे गए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो से आपकी मदद हुई है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए तथा पास बने हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। डेली मेरी वीडियो आती है जहां से आपको 15 प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं। 15 ही क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और रोज़ पढ़ना है। अगर एक ही दिन में मैं आपको 100 प्रश्न कवर करवा दूं तो उससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। आप बस प्रश्नों को कहीं ना कहीं लिख लोगे, ना आप उसे बाद में कभी पढ़ोगे, ना मैं आपको उन प्रश्नों से रिलेटेड कभी ज़्यादा जानकारी दे पाऊंगा। आप लोगों को लगता है क्या प्रश्न 15 ही होते हैं? मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कितने सारे प्रश्न मौखिक रूप से आप लोगों को पूछता हूँ। 15 से कम 30 प्रश्न तो मैं आपको मौखिक ही पूछ लेता हूँ, जिससे आपके 45 प्रश्न रोज के कवर होते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक जरूर करना तथा इस जानकारी को अपने 5 दोस्तों में व 3 ग्रुप में शेयर किया करिए, ताकि हमारा परिवार और बढ़ सके। और आज का हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का, तो इसे जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस करिए। और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।